नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जरूरी मुद्दे। इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से आकाश शर्मा जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हैं और देश की नंबर 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी जामिया मिलिया इस्लामिया से मास्टर कर रहे हैं। तो आकाश जी, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी आकाश जी, अभी पूरा देश कोरोना जैसी विपत्तियों से जूझ रहा है। इस समय मौजूदा सरकार को पहले से ज्यादा ध्यान देना चाहिए देश पर, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। आप किस प्रकार देखते हैं संबोधन? देखिए धर्मेंद्र, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन जो मंगलवार को 20 अप्रैल को हुआ, उसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं एकदम से अलग थी। सबसे पहली बात तो उस प्रोग्राम का थ्रिल लोगों को ना मिलना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं तो उनकी बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई जाती है, लोगों को सूचना अवगत कराई जाती है सबसे पहले। लेकिन इस प्रोग्राम की कोई इतनी ज़्यादा खास सूचना लोगों तक नहीं पहुंचाई गई थी। सबसे पहली बात तो ये थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने और भी पहले जो संबोधन हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के मैंने देखे हैं, मैंने एनालाइज करे हैं, लेकिन इस बार का जो राष्ट्र के नाम संबोधन था, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वो ठोस बातें नहीं कही जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लोगों को जिस प्रकार से एक्साइटमेंट रहता है, लोग एक्साइटेड रहते हैं कि मोदी जी क्या ऐसी घोषणा कर देंगे, लेकिन इस बार देखा गया, इस संबोधन में देखा गया कि ऐसी कोई भी ऐसी ठोस बात या कोई भी ऐसी वजनदार बात नहीं कही गई, जबकि उनकी बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो स्वयं में अंतर्विरोध थीं। उन्होंने लॉकडाउन से किस तरह से बचा जा सकता है ये देश को बताया। उन्होंने ऑक्सीजन की बात की कि ऑक्सीजन वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और भी बहुत सारी बात की। अपने बाल मित्रों से आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि अपने जो बाल मित्र हैं उनसे उन्होंने आग्रह करते हुए ये कहा कि उनके जो घर के जो लोग हैं, माता पिता हैं, उनको रोकना होगा। ऐसी गंभीर परिस्थिति में वो बाहर ना निकल पाएं, ऐसा आग्रह प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बाल मित्रों से किया। लेकिन हम जब दूसरी तरफ देखते हैं तो वही प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में रैली में स्वयं ये कहते हैं कि जो भीड़ वहां पे आई हुई है वो इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी ज़बरदस्त और इतने बड़े पैमाने पर भीड़ आई हुई है कि मोदी जी ने वो भीड़ आज से पहले या उस दिन से पहले तक कभी देखी ही नहीं थी। इस प्रकार की ये बातें करना और कहना कि मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ वहाँ तक भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों बात आपस में अंतर्विरोध हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आग्रह करते हैं अपने बाल मित्रों से कि जो उनके माता पिता हैं वो घर से बाहर न जाएं, मगर दूसरी तरफ वही प्रधानमंत्री मोदी उस भीड़ को अपनी रैली में आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, अपनी रैली में आने के लिए उनका प्रोत्साहन करते हैं। तो ये जो दो बातें हैं वो बेहद अंतर्विरोध करती हैं एक दूसरे को। और जो दूसरी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही और जो बेहद इम्पोर्टेंट है वो ये थी कि उन्होंने राज्य प्रशासन से जिस प्रकार से आग्रह किया कि आपको जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा, उनको जो पलायन है पलायन करने से रोकना होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार लॉकडाउन किया था, जब सबसे पहले लॉकडाउन हुआ था, तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, यदि मैं सही हूँ, तो जब पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था, जब देशव्यापी लॉकडाउन हुआ था, तो उस वक्त जो आंकड़े थे वो 618 लोग संक्रमित थे और मात्र 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी बिना किसी राज्य की सलाह लिए। यहाँ तक कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर तक से सलाह नहीं ली गई और देशव्यापी लॉकडाउन कर दिया गया। और उसके बाद की जो विकट परिस्थितियां उत्पन्न हुई, पैदा हुई, हम सबके सामने थी। किस प्रकार से लोग मर रहे थे, इतने बड़े पैमाने पर पलायन चल रहा था, वो हम सब के सामने था। हम सब देख रहे थे कि किस प्रकार से लोग रेल के नीचे आके कट गए, मर गए और इतनी त्रासदी हुई। लेकिन इस बार जब आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, अब हाल ही में देखिए जो पीछे का आंकड़ा है 2,95,000
लोगों का आंकड़ा मिलना और कम से कम 21 लोगों की मौत हो जाना, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक है। और इसके बाद, इसके पश्चाताप ये कहना कि हमें लॉकडाउन से बचना है, हमें राज्य सरकार से ये दरखास्त करना कि आप अपने स्तर पे देख लीजिए कि लॉकडाउन आपको लगाना है या नहीं लगाना है। ये तो सिर्फ ये बात हो गई कि आपने जो आपकी जो 1 साल जो आपको समय मिला, उस समय में फिर आपने क्या किया। सवाल ये उठता है ना कि जो 1 साल का जो समय मिला था, आपने कहा था कि लॉकडाउन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो हमें समय मिलेगा उसमें हम अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें, हम अपने जो लगातार जो हमारी जो स्वास्थ्य संबंधी जो तमाम तरीके की जो प्रोवाइड की जाती हैं स्वास्थ्य संबंधी जो सारी समस्याएं हैं उनका निवारण हो सके। लेकिन 1 साल में क्या हुआ, सवाल ये है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में विचलित करती हैं, जो अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1 साल से पूरे देश को पाठ पढ़ाया जा रहा है, 2 गज की दूरी मास्क से जरूरी, फिर भी पश्चिम बंगाल में धड़ाधड़ रैलियां चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों की बात है, तो हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि एक किसी प्रधानमंत्री को, हमारे प्रधानमंत्री को वहाँ पे जाकर के इतने बड़े पैमाने पर रैलियाँ करनी चाहिए। हमारा जो उद्देश्य है वो केवल जीतना नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री लगातार और जो दूसरे मंत्री हैं वो पश्चिम बंगाल में गए और लगातार रैलियां कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर रैलियां कर रहे हैं, और वो भी ऐसी स्थिति में जब देश की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। इतने बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे हैं, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और त्रासदी का सामना न केवल सामान्य वर्ग को बल्कि समूचे भारत को झेलना पड़ रहा है, समूचे विश्व को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम बंगाल में रैलियां और दूसरे जो स्टार प्रचारक हैं, जो खिलाड़ी से लेकर के और गायक और एक्टर, सब लोग पश्चिम बंगाल में जा पहुंचे हैं। ऐसी स्थिति में तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से हमें वहाँ पे जाकर के रैलियाँ करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो राहुल गांधी हैं, संक्रमित होने से पहले उन्होंने स्वयं ये घोषणा की थी कि अब वो पश्चिम बंगाल में कोई भी रैली नहीं करेंगे। ममता बनर्जी लगातार चुनाव आयोग से और प्रधानमंत्री मोदी से ये कह रही हैं कि जो 3 चरण में जो अगले चुनाव होने हैं उनको एक ही दिन में खत्म कर दिया जाए। इससे उनकी जो दूरदर्शी सोच है वो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है ममता बनर्जी की। लेकिन चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं है। स्पष्ट रूप से ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब 3 चरण के चुनाव एक दिन में जो हमारा पूरा विपक्ष है वो कहने के लिए कह रहा है, वो तैयार है, लेकिन आप इतने सत्ता में आप लिप्त हो गए हैं, सत्ता आपको इतनी ज़्यादा प्यारी हो चुकी है कि आप लोगों की परवाह किए बिना लगातार रैलियां कर रहे हैं, लगातार वहाँ पे आक्रमण बोले हुए हैं। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है, ये अपने आप में बेहद चिंताजनक विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सिचुएशन नहीं आनी चाहिए थी हमारे सामने। जब सरकार को पता था कि हमारे पास कोविड जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। देखिए, जहाँ तक कोविड-19 के दौरान जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तो मैंने कहा भी कि 1 साल का समय था हमारे पास। हमें तभी चेत जाना चाहिए था जब पहली कोरोना की लहर चली थी, लेकिन हमने ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। हमने दिलचस्पी कहाँ दिखाई? हमने दिलचस्पी दिखाई पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में, पश्चिम बंगाल की रैलियों में। हमें तभी चेत जाना चाहिए था। और आज स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारा स्वास्थ्य एकदम से चरमरा कर भर कर गिर गया है। आज हमें पता लग रहा है कि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी लचर है। आप देखिए, कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही लोगों को, वेंटिलेटर नहीं है, कहीं वेंटिलेटर और ऑक्सीजन है तो बेड नहीं है। ये हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है। हम फिर 1 साल से कर क्या रहे थे? सवाल ये बार बार खड़ा होता है। आपने दिन मांगे कि हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, हम अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये कृत कर रहे हैं, लेकिन उस व्यवस्था में कितना लचीलापन आया,
कितने बेड्स की एबिलिटी जो है वो पूरी हुई, कितनी ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हुई। सवाल ये है, ये पूछा जाना चाहिए। लेकिन नहीं, जो हमारी सारी की सारी स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एक पल में, एक झटके में धराशायी हो गई। इस पर हमें समझना होगा, इस पर हमें सोचना होगा कि ये ऐसी विकट परिस्थिति में जहां लोग, न केवल भारत के लोग बल्कि समूचा जो विश्व है वो कोरोना महामारी के संकट में त्राहिमाम कर रहा है, वो लगातार परेशान है। कितनी मौतें हो रही हैं, कोरोना अपने जो पैर हैं वो लगातार पसार रहा है। और वही बात आ जाती है स्वास्थ्य व्यवस्था पे कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारी जो है वो पूरी तरीके से नदारद है। नहीं समझ पा रहे हैं लोग, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑक्सीजन की बात की थी, लोग कि हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। राज्यों की बात की थी कि राज्यों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाएगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है धर्मेंद्र कि हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, सभी लोग ऑक्सीजन के लिए गुहार लगा रहे हैं। हाई कोर्ट, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट हो, तमाम ऐसी संस्थाएं केंद्र सरकार से पूछ रही हैं कि भाई इन्हें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए, इन्हें ऑक्सीजन दी जाए। दिल्ली में कहा जा रहा है कि हमारे पास केवल और केवल 8 घंटे की ऑक्सीजन है। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा, आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता किसी भी तरीके से सत्ता हथियाना नहीं होना चाहिए। साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके हम सत्ता पे काबिज होना नहीं चाहते, नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन नहीं, स्वास्थ्य के नाम पे किस प्रकार के ढकोसले किए जाते हैं वो आपके सामने है। अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि उनका जो ऑक्सीजन का टैंक था वो दिल्ली सरकार ने लूट लिया। और दिल्ली सरकार कह रही है कि हमारे कोटे की जो ऑक्सीजन है वो अन्य राज्य में जा रही है, वो अपने कोटे की ऑक्सीजन को बढ़ाने की मांग कर रही है। ये सारी जो परिस्थितियां हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा, सबको ऑक्सीजन दिया जाएगा, हर राज्य में ऑक्सीजन का वितरण होगा। तो ये सारी चीजें, एक तरफ आप ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ राज्य लड़ रहे हैं आपस में कि आप हमारे ऑक्सीजन चुरा के ले गए, आपने हमारा टैंक लूट लिया। दूसरे कह रहे हैं कि हमें मिल ही नहीं रही। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है। इस पर हमें हमारी मीडिया को सवाल करना चाहिए, पूछना चाहिए सवाल कि एक तरफ ये बात हो रही है तो दूसरी तरफ इसका अंतर्विरोध क्यों है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अगर आज हमें ये बातें समझ नहीं आएंगी तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में हम समझ पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। अभी हर जगह ऑक्सीजन हॉस्पिटल में बेड को लेकर किल्लत सी मची हुई है। एक चुनाव रैली के लिए 24 घंटे में सारी व्यवस्था हो जाती है, फिर भी ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती? जी बिल्कुल। देखिए, आपने जो बात की वेंटिलेटर की, जी, आपने आपने बात कही ऑक्सीजन की, आपने बात कही बेडों की। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, आज बेडों की कमी है, भारत में बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की भारत में कमी है, भारत में वेंटिलेटर की कमी है। कहीं बेड है तो वेंटिलेटर नहीं है, कहीं वेंटिलेटर है तो ऑक्सीजन नहीं है। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, 24 लोगों की मौत हो गई। इतनी लापरवाही, चाहे कोई भी सरकार हो, राज्य सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अगर लापरवाही करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप इतनी लापरवाही कर रहे हो कि एक तरफ तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन को लीक कर दिया जा रहा है। ऑक्सीजन के चलते 24 लोगों की जान चली जा रही है, लोगों को बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। आप देखिए जाकर के, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, लोगों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर की कमी हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं धर्मेंद्र, देखिए अभी 2021 में, जनवरी 2021 में भारत ने 9,300 मीट्रिक टन विदेशों में निर्यात किया ऑक्सीजन का। 2020 में जो पिछला वर्ष गया था जिसमें कोरोना की पहली लहर आई थी, उसमें भारत ने 4,500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का निर्यात विदेश में किया। इसका मतलब, इसके मायने आप समझ रहे हैं? भारत में सबसे ज्यादा, विश्व की सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भारत में
ऑक्सीजन का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादक भारत है और आज भारत में ही ऑक्सीजन नहीं है। जब आपको यह पता था कि ऐसा भी हो सकता है, या तो आपको पता नहीं था, या तो आपकी जो सोच है वो बहुत संकुचित है, आपकी दूरदर्शी सोच है ही नहीं, आपको जानकारी ही नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है। आप लगातार निर्यात करते रहे। 4,500 मीट्रिक टन 2020 में, तो 2021 में 2 महीने पहले 9,300 मीट्रिक टन आपने विदेशों को निर्यात कर दिया। और आज हालात देखिए भारत के, ऑक्सीजन के लिए लोग मर रहे हैं, तड़प तड़प कर मर रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन, उसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हम क्यों अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं समझते हैं? बताइए आप। हमें अकाउंटेबिलिटी समझनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है ये, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है ये। आपको तभी ऑक्सीजन पे बैन लगा देना चाहिए था, रोक देना चाहिए था, ऑक्सीजन का निर्यात रोक देना चाहिए था, लेकिन नहीं। आप लगातार, क्योंकि आपको चिंता ही नहीं है, आपको परवाह ही नहीं है लोगों की, आपको तो केवल और केवल सत्ता की आवश्यकता है। आप सत्ता जीवी हैं। आपको लोगों की, आपको समाज की, आपको देश की कोई परवाह नहीं। अगर देश की परवाह होती तो आप यूं इस प्रकार से ऑक्सीजन का निर्यात ना करते। तो ये सारी चीजें आज हमारे सामने हैं। आज इन सब चीजों पे विचार करने की आवश्यकता है। हम किस ओर जा रहे हैं? क्या यही वो रास्ता है जिससे हम विश्वगुरु बनेंगे? क्या लोगों के मर जाने के बाद, लोगों का दाह संस्कार हो जाने के बाद, तब जाके हम विश्वगुरु बनेंगे? इन बात को समझने की, सोचने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कोविड 19 के दौरान मैन मीडिया अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रही है? देखिए, जहाँ तक मीडिया का सवाल है, मुख्य धारा की मीडिया का सवाल है, तो मैं उनको मीडिया के लोग मानता ही नहीं हूँ। मैं उनको पत्रकार मानने के लिए मैं स्वीकार ही नहीं करता हूँ कि वो पत्रकार हैं। वो पत्रकार नहीं है, वो दरबारी कलाकार हैं। मैं उन्हें दरबारी कलाकार मानता हूँ, क्योंकि दरबारी कलाकार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरे साथी, जो दर्शक, जो इतिहास के जानकार होंगे, वो बखूबी समझते होंगे कि मध्यकाल में दरबारी संस्कृति थी। और दरबारी संस्कृति में क्या होता था? दरबारी संस्कृति में यह होता था कि जो कलाकार थे, जो आर्टिस्ट थे, वो अपने राजा की इतनी प्रशस्ति करते थे, राजा का बढ़ा चढ़ा के इतना वर्णन करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे कि राजा को एकदम सुपरस्टार बना देते, राजा को हीरो बना देते थे। चाहे राजा ने एक चींटी तक नहीं मारी हो, लेकिन उसको ऐसे बता देते थे कि राजा तो राजा है और वो सुपरस्टार है। वो तो बस अपने शर्ट के बटन खोलेगा, 56 इंच का सीना दिखाएगा और सामने से दुश्मन गायब। इस प्रकार की प्रशस्ति वो लोग करते थे। आज क्या हो रहा है? आज वही तो हो रहा है। आज ठीक उसी प्रकार की गुणगान, सवाल नहीं है, सवाल गायब है, सिर्फ और सिर्फ गुणगान किया जा रहा है कि राजा का लगातार गुणगान किया जाए, उनके आश्रय में रहा जाए। ये अपने आप में बेहद चिंताजनक बात है। मीडिया का ये कर्म नहीं है, मीडिया का ये धर्म नहीं है। मैं मीडिया के क्षेत्र में, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मीडिया का, प्रेस का केवल और केवल एक ही धर्म होता है, सरकार के प्रतिपक्ष होकर सरकार से केवल और केवल सवाल करना। आज देखिए, भारत जो मीडिया की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, उसमें भारत का स्थान क्या है? 180 देशों में से भारत 142वें स्थान पर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारी जो प्रेस की स्वतंत्रता है, वो किस ओर जा रही है? क्या यही मीडिया है? मीडिया का तो मैं कह रहा हूं कि मीडिया की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। मीडिया तो वो है ही नहीं। वो तो एक तरीके से कलाकार है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। वो तो इतनी प्रशस्ति में इतने लीन है कि उन्हें खुद पता नहीं है कि कहाँ से गाड़ी का दरवाजा उनका खुलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों को हमें समझना होगा। हालांकि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे, और आप जैसे जो पत्रकार हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य धारा की मीडिया है, जिनकी पहुंच भारत के ज़्यादातर लोगों पर है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और आप यकीन मानिएगा, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ कि यदि मीडिया अपना काम ठीक से करती, मीडिया अपने धर्म का पालन करती, तो आज इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा संकट भारत को नहीं झेलना पड़ता। ये मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। और अंत में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि जसु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रिय प्रजा,
दुख से, संताप से पीड़ित है, उस प्रजा का राजा, उस देश का राजा केवल और केवल नरक का अधिकारी होगा। आपने देश की समस्याओं के प्रति अपनी बात रखी। आज के युवाओं को आप जैसा ही जागरूक होना होगा जब हम नए भारत की कल्पना कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं इस चर्चा के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।